तरह का माहौल देखते हैं पूरी यूपी में इस समय? जनता पूरा समझ चुकी है। जो भारतीय जनता पार्टी ने 2017 में छलावा किया था जनता के साथ, आज जनता ट्राई कर रही है और उम्मीद भरे विकल्प के रूप में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह को देख रही है। चाहे वो यूजर हो, बेरोजगार हो, छात्र हो, महिलाएं हो। महिलाओं की पेंशनें काट दी गई, विधवा पेंशन थी वो भी काट दी गई। जब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आएंगे उन्होंने कई घोषणाएं कर दी हैं। 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे, महिलाओं को दोबारा पेंशन शुरू कराएंगे और किसानों के लिए सिंचाई फ्री हुई है। तो इस तरह से अनेक मुद्दों पर, विकास पर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी चुनाव लड़ रहे हैं और ये केवल हिंदू मुस्लिम और धर्म की राजनीति, नफरत की राजनीति फैला रहे हैं। बस यही है, इनका सफाया होना चाहिए। चलिए ठीक है, सिलसिले को और आगे बढ़ाएंगे। मैं चाहता हूँ आप भी दो शब्द कहें। नौजवान की बड़ी ज़बरदस्त भागीदारी होती है और हिंदुस्तान तो वैसे ही युवाओं का देश है, जाहिर है सबसे बड़े वोटर भी होते हैं। इस तरह से देखते हैं तमाम चीज़ों को। अखिलेश यादव जी की जो शख्सियत है, सर की जो शख्सियत है, युवाओं की एक बड़ी भागीदारी होती है। देखिए, भारत एक युवाओं का देश है और उत्तर प्रदेश में जो कि पिछले हमारे मुख्यमंत्री रहे थे माननीय श्री अखिलेश यादव जी, पुनः इस प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। युवाओं ने ठान लिया है। आप देख लीजिए, चाहे प्रथम चरण हो, दूसरे चरण हो, सातों चरण में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो जिम्मेदारी दी है, राष्ट्रीय अध्यक्ष, छात्रसभा, 4 फ्रंटल संगठन हर तरीके से लग गए हैं और हम जितने फ्रंटल के, चाहे कोई भी फ्रंटल हो, सब लोग राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को मुख्यमंत्री बनाने का काम करेंगे। क्योंकि ये तानाशाही सरकार ना किसान को समझ रही है, ना छात्र को समझ रही है, ना नौजवान को समझ रही है और ना ही महिलाओं को समझ रही है। जहाँ पे आती है अत्याचार कर देती है और अपने आप को बहुत बड़ा, एक कहते हैं कि राजा समझ बैठी है। तो अच्छी अच्छी सरकार हिल जाती है जब युवा ठानते हैं और युवा ने ठान लिया है कि मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को इस बार बनाना है। 11 मार्च को, 12 मार्च को या 11 मार्च को इकाना स्टेडियम में कोई भी जहाँ पे हमारा वो होगा राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, वहाँ शपथ लेंगे मुख्यमंत्री की। मैं यही कहना चाहता हूँ। बिल्कुल सही बात है। राजा और प्रजा के मिलकर ही लोकतंत्र बनता है और लोकतंत्र हमारे हिंदुस्तान का सबसे खूबसूरत आईना है। हमारे साथ जो शख्सियत हैं, प्रदीप यादव जी, वो बड़ी शख्सियत हैं। जाहिर है ये भी हमारे लिए भी सौभाग्य की बात है कि मैंने देखा उनकी, जो मैंने कुछ देर में जो महसूस किया, बड़ा ज़बरदस्त तरह से लोगों को में उनके लिए उत्साह है और बहुत सारे विषय हैं जिस पर हम बात करेंगे। युवाओं की भागीदारी चाहे किसी भी पार्टी के लिए हो, बहुत अहम हो जाती है और आप तो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। किस तरह से तमाम लोगों को संभाल पाते हैं? बड़ी जिम्मेदारी होती है, बड़े कंधों पर एक बड़ी जिम्मेदारी आप बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले आप, इस बार हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, युवाओं में इतना जोश है कि मुख्यमंत्री तो बन ही रहे हैं 10 मार्च को और आने वाले समय में भावी प्रधानमंत्री भी हैं। युवाओं के जो आज के दिन जो जोश चल रहा है, युवाओं में जो जोश है वो इतना बड़ा ज़बरदस्त जोश है कि इनमें 5-6 साल के अंदर युवाओं को जितना कष्ट और पीड़ा हुआ है उतना आज तक मुझे नहीं लग रहा 70 साल में कभी। मेरा एक बहुत अहम सवाल है और बड़ा लोगों में इस बात में थोड़ा थोड़ा रोष पैदा हो रहा है कि टिकट डिक्लेयर नहीं हुए हैं। बरेली में दूसरे चरण में 14 तारीख को चुनाव है। बहुत सीटें हैं, 9 सीटें कम नहीं होती। और आपको क्या कहना चाहते हैं? एक आज उम्मीद है कि ऐसा है कि टिकट डिक्लेयर हो सकते हैं, क्या सोचते हैं? ऐसा ये पार्टी का फैसला है और बहुत थोड़े ही समय में, जो समय कट रहा है उसी में टिकट डिक्लेयर हो जाए। आखिरी बात और जानना चाहता हूँ कि आज आप बरेली की सरजमीन पर हैं, तो बरेली की जो सरजमीन है वो गंगा जमनी के लिए भी जानी जाती है, नात नगरी भी है और आला हजरत साहब की दरगाह की वजह से पूरी दुनिया में और शायरी और अदब में वसीम बरेलवी साहब का नाम, क्योंकि MLC भी हैं पार्टी की तरफ से, उसलिए जाना जाता है। किस तरह का माहौल देखते हैं? लोगों में ज़बरदस्त उत्साह आपके लिए नज़र आ रहा है और युवाओं की एक बड़ी टोली आपके साथ मैं देख रहा हूँ। मैंने ये सोचा है कि युवाओं को इस तरीके से जोश जो है ना, उसको हम इतना आगे बढ़ाएंगे, इतना आगे बढ़ाएंगे कि आने वाले समय में हर युवा को रोजगार मिलेगा, हर युवा का मन आगे बढ़ेगा आने वाले समय में। और लगभग 400 सीट के आसपास राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मुख्यमंत्री। बहुत सारी शुभकामनाएं आपके लिए, आपकी पार्टी के लिए, निकट भविष्य के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। आने वाला वक्त चुनाव का है और उसमें जो है आप तरक्की करें, आगे बढ़ें और हिंदुस्तान का नाम रोशन करें। हमारे साथ थे प्रदीप यादव जी, जो कि राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं योजना सभा के। जाहिर है कि किसी भी मुल्क की जमहूरियत के लिए, लोकतंत्र के लिए ज़रूरी हो जाता है कि युवा आगे बढ़ के हिस्सा लें और तमाम लोगों को जोड़ते चलें। और मैं अपनी बातों को इस शेर के ज़रिए से ख़त्म करूँगा
एक शेर ये है कि मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर, तमाम लोगों का जो आप देख रहे हैं, तमाम लोग जो साथ खड़े हैं उनके लिए, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर, लोग साथ आते गए कारवां बढ़ता गया। और ये कारवां जो इतने सारे लोगों का है ये बताने के लिए काफ़ी है। हाँ नहीं, मैं और चाहता हूँ, और भी कुछ हमारे साथ और साथी हैं, मैं आपसे जानना चाहता हूँ। अखिलेश यादव जी एक युवा चेहरा है, बहुत कम उम्र में वो मुख्यमंत्री बने और उन्हें भावी प्रधानमंत्री के तौर पर देखा जाता है। युवाओं की एक बड़ी भागीदारी होती है लोकतंत्र के लिए और पार्टी के लिए भी, किस तरह से देखते हैं? देखिए सर, सबसे पहले मैं एक बात कहना चाहूँगा, युवाओं को एक मैसेज देना चाहूँगा। देखिए सर, वो ये है कि सर देखिए आज के समय में इस सरकार ने जो बीजेपी की सरकार एक गधा के साथ बढ़िया इसने लोकतंत्र हत्या हो चुकी है। लोकतंत्र बचा नहीं है, ठोको नहीं, बोले नहीं कर रही। अगर कोई युवा रोजगार मांगता है तो उसको माननीय मुख्यमंत्री कहते हैं घंटे नीचे करो, नहीं तो जिंदगी भर के लिए अपाहिज कर दी जाओ, जिंदगी भर के लिए आपको बेरोजगार बना दिया जाएगा। तो लोकतंत्र बचा नहीं। तो मैं केवल ये करना चाहूँगा, मैसेज देना चाहूँगा युवाओं को, एकजुट होकर एक विशेष बनाए जिससे हम एक बार अपना लोकतंत्र तो बचा लें। अभी सर लोकतंत्र नहीं है, राजनीति चल रही है, जैसे कि इनकी परिस्थिति चल रही है, इनकी जो नीति चल रही है, ये सब प्रजातंत्र वाली है। तो पहले लोकतंत्र को बचाने के लिए अखिलेश भैया को लाना बहुत आवश्यक है। अखिलेश भैया आएंगे तभी लोकतंत्र हमारा जीवित रह पाएगा। इसलिए सभी मैं युवाओं को ये कहना चाहूँगा एकजुट होकर के अखिलेश भैया को। चलिए, हमारे लोकतंत्र की खूबसूरती है, मैं और भी एक शख्सियत से बात करूंगा। लोकतंत्र की खूबसूरती भी यही है कि आरोप प्रत्यारोप का दौर होता है और वो नज़र भी आ रहा है। एक और शख्सियत हमारे साथ है, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, क्या नाम है? जागेश्वर सिंह। जागेश्वर भाई, ये बताइए कि क्या माहौल लगता है 2022? देखिए 2022 में जो युवाओं में और हर वर्ग में दबे कुचले तबके जो भी हैं, पिछड़े जो हैं, दलित जो हैं, बाकी जितने जो भी हैं, सब में ये एक जोश है। वो जोश नहीं है, एक दर्द है जो 5 सालों उन्होंने झेला है, तिल झेला है। इतिहास में पढ़ा करते थे हम कभी कि जलियांवाले बाग में डायर ने गोलियां चलवाई, वो एक सभा कर रहे थे लोग निर्दोष निहत्तों पे। वो चीज़ आज प्रत्यक्ष देखने मिल गई तिकोनिया में। वहाँ लोग केवल प्रदर्शन कर रहे हैं। संविधान में ये प्रावधान है कि जिस सरकार का विपक्ष सबल नहीं है, विपक्ष को जहाँ बोलने का अधिकार नहीं है, वहाँ लोकतंत्र की हत्या है। लोकतंत्र खत्म कर दिया है इन्होंने एक तरह से, बिल्कुल तानाशाही लग रही है। जो इन्हें अच्छा लग रहा है वो नियम है, जो ये कर रहे हैं वो नियम है, जो जिसके साथ खड़े हैं वही निर्दोष है, जो जिसे ठोक रहे हैं वही दोषी है। इस तरह की सरकार न कभी देखी थी पहले, और शायद यह कि कल्पना करते हैं कि अब जनता दोबारा इस तरह की सरकार को कभी वापस नहीं लाएगी। बहुत सारे आरोप लगाए गए, लेकिन अब ये आरोप का दौर भी है, क्योंकि बरेली में 14 मार्च को और इससे पहले 10 फरवरी को चुनाव होना है। और कुल मिलाकर बात यही है कि मैं एक और बात कहते हुए अपनी बात को ख़त्म करूँगा। अब हवाएं ही करेंगी रोशनी का फ़ैसला, अब हवाएं ही करेंगी रोशनी का फ़ैसला, जिस दिए में जान होगी वो दिया रह जाएगा। क्या बात है? जो आखिरी तक लड़ेगा, आखिरी तक मुकाबला करेगा, और वही मुकद्दर का सिकंदर साबित होगा। और इस तरह के लोग जो लगातार जुड़ते जा रहे हैं। हमारी बात भी हुई प्रदीप जी से, उन्होंने कहा कि एक ज़बरदस्त मेरे साथ कारवां चल रहा है और उनकी पूरी टीम के लोग हैं। बहरहाल मैं चाहता हूं कि तमाम बात जी कुछ कहना चाहते हैं, आप भी 2 शब्द ज़रूर कहें। जो चेहरे पे मुस्कुराहट रखता है उसके दिल में बहुत सारी बातें होती हैं, क्या कहना चाहते हैं? देखिए, मैं वैसे कुछ मूड नहीं था कहने का, आपकी तो हम बना देते शेर और शायरी सुन के मेरा मन बन रहा है कुछ कहने का। क्योंकि मैं पेशे से या शौक से कवि हूँ, ठीक है, ठीक, और एक पत्रकार हूँ, स्वच्छ समाचार चैनल चला रहा हूँ। अच्छा। वाकई मैं एक कवि हूँ, कवि की हैसियत से मैं आज की राजनीति जो चल रही है, जहाँ ना पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। बस वो एक कहावतें हैं, बाकी ऐसा कुछ नहीं होता। कवि रजिस्टर्ड पागल होते हैं। लेकिन मैं कुछ एक पंक्तियाँ मैंने स्वरचित की हैं और मैं वो चीजें आपके सामने रख रहा हूँ, थोड़ा सा गौर से सुनने की कोशिश करिएगा। मैंने जहाँ धर्मवाद को लेकर के राजनीति हो रही है, उस चीज को लेकर के कुछ रचनाएं की हैं, थोड़ा सा प्रयास किया है कि रो रहा हृदय मेरा श्री राम के वियोग में, कि रो रहा हृदय मेरा श्री राम के वियोग में,
राम भक्त राम जी को ले रहे प्रयोग में, रो रहा हृदय मेरा श्री राम के वियोग में, राम भक्त राम जी को ले रहे प्रयोग में। प्रथम बंद लिखा मैंने कि छोड़ करके राजपाट राम बंशीधार गए, कि छोड़ करके राजपाट राम बंशीधार गए, और सोने के सिंहासन को राम लात मार गए। अरे आज रामचंद्र, लेकिन उस समय सोने के सिंहासन को भी श्री राम ने लात मार दी, लेकिन आज राम क्या कर रहे हैं कि आज रामचंद्र जी, आज रामचंद्र राजपाट के सहयोग में और राम भक्त राम जी को ले रहे प्रयोग में। नया कविता है, अभी रात ही लिखी है, इसलिए थोड़ा सा शब्दों में द्वितीय बंद है मेरा कि जनहित में रघुवर ने और बानर को अपनाया, जनहित में सीता को वनवास भिजवाया। इसका भाव है कि मनुष्य के हिताय राम ने पशुओं से भी मित्रता कर ली, लेकिन आज कि आज रामचंद्र चंद लोग के संयोग में और राम भक्त राम जी को ले रहे प्रयोग में, राम भक्त राम जी को ले रहे प्रयोग में। अब मैं तीसरा बंद रख रहा हूँ आपके सामने। देखिए, साहित्य को समझा जाता है, साहित्य को सुन के नहीं मतलब बात पकड़ में आती है, साहित्य को समझा जाता है। थोड़ा सा शाब्दिक अर्थों पर भी ध्यान देते चलें कि कर रहे प्रयोग क्यों, ये राम का सवाल है, कि कर रहे प्रयोग क्यों ये राम का सवाल है, और स्वयं राम चक्कर में कैसा ये बवाल है। राम सवाल कर रहे हैं कि मुझे प्रयोग क्यों किया जा रहा है, और राम चक्कर में भी पड़ गए हैं। ये क्या बवाल पड़ गया भाई, राम के लिए बवाल पड़ गया कि कर रहे प्रयोग क्यों ये राम का सवाल है, और स्वयं राम चक्कर में कैसा ये बवाल है। और क्यों न साधना में राम, राम कहाँ होना चाहिए, साधना में, योग में, भक्ति में राम होना चाहिए, कि क्यों न साधना में राम और क्यों न राम योग में, और राम भक्त राम जी को ले रहे प्रयोग में, राम भक्त राम जी को ले रहे प्रयोग में। बहुत बेहतरीन कविता है जी जी जी, शुभकामनाएं आपके लिए, बड़ा अच्छा जी, बहुत बहुत अच्छा है। लेकिन जिस पूरी कविता को, इस पूरी कविता को लिखने के लिए मतलब मैंने एक बात कहने के लिए पूरी कविता लिखी है, वो अंतिम बंद में है, और वही अंतिम बंद में आपको सुना रहा हूँ कि राम जी ने द्वापर में योग वेश धारा था, और योग वेश धारण कर रावण को मारा था। राम जी ने द्वापर में योगी का वेश धारण किया और वन को चले गए, राजपाट छोड़ दिया, और यहाँ योगी वेश धारण करते हैं और राजपाट को अपनाते हैं। अब देखिए कि राम जी ने जिस राम को हम अपना रहे हैं, कम से कम उस राम से ये सीख है कि राम ने क्या किया, कि राम जी ने द्वापर में योग वेश धारा था, योग वेश धारण कर रावण को मारा था, कि आज योगी योग त्याग, आज योगी योग त्याग घुस रहे हैं भोग में, और राम भक्त राम जी को ले रहे प्रयोग में, राम भक्त राम जी को ले रहे प्रयोग में, कि रो रहा हृदय मेरा श्री राम के वियोग में, और राम भक्त राम जी को ले रहे प्रयोग में, राम भक्त राम जी को। जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ा अच्छी बातें कही। मैं अपनी बात को भगवान राम का बात जिक्र किया है, वो मर्यादा पुरुषोत्तम है, और इकबाल ने अपने एक शेर के जरिए से भगवान राम की शख्सियत को बताया है। मैं उस शेर को पढ़ता चलूं। है राम के वजूद पे हिंदोसिता को नाज, है राम के वजूद पे हिंदोसिता को नाज, अहले नज़र समझते हैं उनको इमाम हिंद। यानी भगवान राम की जो कल्पना है वो हर किसी के लिए है, और उनकी शख्सियत भी ऐसी थी। वो आदर्श पुत्र हैं, आदर्श पति हैं, और आदर्श भाई भी हैं, और वो आदर्श हिंदुस्तानी भी हैं। सियासत अपनी जगह है, भगवान राम की शख्सियत बहुत बड़ी है। बहरहाल तमाम बातों के साथ मैं समीर अब्बास, कैमरामैन रईस हुसैन के साथ अटल न्यूज़।